नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। आज मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज का समय है। दोस्तों, एक बात मैं फिर आपको बता दूं, मेरा सारा वीडियो जितना भी वीडियो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लोड होता रहता है। आप वहां भी उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का सीरीज शुरू करें। पहला प्रश्न है वीरेंद्र कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे चाचा जी ने हम पर 2017 में एक टाइटल सूट का मुकदमा किया है, लेकिन बिना न्यायालय के आदेश से उस ज़मीन का आल तोड़कर अपने में मिला लिए हैं, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं। अब बताइए इसमें मैं क्या करूं? वीरेंद्र कुमार जी, मुझे उत्तर में कहना है, आप ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत सीपीसी के अंतर्गत न्यायालय में एक इंजेक्शन पिटीशन दाखिल करें। यह इंजेक्शन पिटीशन या तो वादी भी दाखिल करता है या प्रतिवादी भी दाखिल कर सकता है, और वहां पर आप अपना केस साबित करें कि यह प्राइमा फेसी केस हमारे पक्ष में बनता है। इसका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी हमारे पक्ष में है, और अगर उनको उनके कृत्य करने से, आल तोड़ने से या तोड़कर कब्जा करने से नहीं रोका गया तो भविष्य में हमें अपूरणीय क्षति होगी। अगर आप इन तीनों बातों को न्यायालय में साबित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय उस पर इंजेक्शन का ऑर्डर पास कर देंगे, और आपके चाचा जी के कब्जे से जो ज़मीन आल तोड़कर उन्होंने अपना कब्जे में कर लिया है, वह ज़मीन न्यायालय के कब्जे में चला जाएगा। दूसरा प्रश्न है अनिल कुमार जी का। अनिल कुमार जी ने अपने एक प्रश्न में कहा कि मैंने एक ज़मीन 2017 में खरीदा था। उस ज़मीन का पेमेंट मैंने चेक से किया था, लेकिन चेक में थोड़ा साइन में गड़बड़ी हो जाने के चलते चेक क्लियर नहीं हो सका। तो पुनः बैंक के सलाह पर मैंने आरटीजीएस किया, जिसका यूटीआर नंबर भी चढ़ा, लेकिन यह यूटीआर नंबर रजिस्ट्री पर नहीं है। क्या इसमें हमारा रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है और हमारा पेमेंट भी विक्रेता के खाते पर चला गया है? मुझे उत्तर में कहना है वीरेंद्र कुमार जी, जैसे ही आपका पेमेंट विक्रेता के खाते में चला गया वैसे ही आपका कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। अब आपका रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। रही बात यूटीआर नंबर को आपके रजिस्ट्री पर चढ़ने का, तो आपने रजिस्ट्री पहले कराई थी, उस समय आपने रजिस्ट्री पर चेक नंबर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद चूंकि बैंक ने यूटीआर नंबर आपको दिया, जिसके माध्यम से आरटीजी करके आपने विक्रेता का पेमेंट किया, तो यह यूटीआर नंबर रजिस्ट्री पर चढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है। आप उस नंबर की कॉपी अपने पास रखें और विक्रेता का जो पेमेंट हुआ है उसका रिसिप्ट अपने पास रखें, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। अगला प्रश्न है नेहा साहब का। नेहा ने कहा कि क्या सर जी, यह हिंदू सक्सेशन एक्ट का धारा 22 जो है यह ईसाइयों पर भी लागू हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है नेहा जी, नहीं। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है। आप लोगों के लिए, यानी ईसाई समाज के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के ऊपर प्रश्न करें। अगला प्रश्न है अभिषेक कुमार जी का। इन्होंने कहा कि एक ज़मीन है जिसके खतियान में मेरे दादाजी का नाम है, लेकिन रजिस्टर 2 पर कोई दूसरा आदमी अपना नाम चढ़वा लिया है। अब मैं क्या करूं? मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? अभिषेक कुमार जी, अगर आपके दादाजी या पिताजी ने उसे ज़मीन बेचा है तब तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके दादाजी, पिताजी या किसी परिवार के अन्य सदस्य ने उसे ज़मीन नहीं बेचा तो आप जो उसके नाम पर दाखिल खारिज हुआ है उसका एक सर्टिफाई कॉपी आदेश का नकल लें सर्किल ऑफिसर के कार्यालय से, और अपने परिवार की वंशावली बना करके जिसमें खतियान की फोटोकॉपी लगी हुई हो उसे आप एडीएम के यहाँ चुनौती दें, अपील में जाएं। एडीएम आपके खतियान और आपके परिवार की वंशावली को देखकर और आपके द्वारा एक एफिडेविट देने के बाद कि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य उस व्यक्ति को जिसके नाम पर रजिस्टर 2 चढ़ा हुआ है उसे मैंने ज़मीन नहीं बेचा, तो एडीएम साहब उसके नाम का दाखिल खारिज कैंसिल कर देंगे और आपके नाम पर चढ़ाने का आदेश कर देंगे। तब आप सीओ के यहाँ जाएंगे, सर्किल ऑफिसर के यहाँ जाएंगे, वहाँ आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेणुबाला जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर जी, अगर रजिस्ट्री का 12 साल से 30-35 दिन ज़्यादा हो गया तो क्या मैं पुनः रजिस्ट्री कैंसिल करने का केस कर सकती हूँ? रेणुबाला जी, मुझे उत्तर में कहना है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 65 कहता है किसी भी रजिस्ट्री को 12 साल तक ही चुनौती दी जा सकती है, लेकिन डेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी रजिस्ट्री होने की तारीख हमें ज्ञात होनी चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए। आप ये नहीं बताए कि आपके उस रजिस्ट्री का तारीख क्या था
और उस रजिस्ट्री की जानकारी आपको कब हुई। अगर आपको रजिस्ट्री की जानकारी 12 साल के अंदर हुई है और समय 12 साल से ज़्यादा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिविल कोर्ट में जाकर डीड कैंसिलेशन का, रजिस्ट्री कैंसिलेशन का सूट फाइल करें और उसके साथ इंडियन लिमिटेशन एक्ट के धारा 5 के अंदर में एक कॉन्डोनेशन पिटीशन दें, जो क्षमा प्रार्थना पिटीशन है, जिसके अंदर में न्यायालय से आप प्रार्थना करें कि अगर कोई समय में चूक हुआ है या समय के बाद में आई हूँ जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, वैसी परिस्थिति में न्यायालय आपके कॉन्डोनेशन पिटीशन को अलाउ करेंगे और आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने में समर्थ हो सकती हैं। अगला प्रश्न है अक्षय लाल गुप्ता जी का। अक्षय लाल गुप्ता जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी कमाई से कुछ संपत्ति खरीदी थी, बाद में चल के वह संपत्ति पिताजी ने अपने बहू को दान में दे दिया, क्या वह दान पत्र कैंसिल हो सकता है? अक्षय लाल गुप्ता जी, मुझे आपके प्रश्न के उत्तर में कहना है कि निजी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति स्वार्जित संपत्ति होती है और वह संपत्ति किसी व्यक्ति को दान दिया जा सकता है, किसी को बेचा जा सकता है। आपके पिताजी ने चूंकि यह निजी कमाई से संपत्ति खरीदी थी, यह उनकी स्वार्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को वो चाहे जिसे दान दे जिसे बेचे। अब आपका दान पत्र उस बहू के नाम पर जो उस आपके पिताजी ने लिखा था वह कैंसिल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है अंकेश कुमार यादव जी का। अंकेश कुमार यादव जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कमाई से कुछ ज़मीन खरीदी, बाद में चल के वो परिवार के जो सदस्य हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी वो मेरे पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दी। अब मेरा भाई उसमें हिस्सा मांग रहा है, क्या उसका हिस्सा होगा या नहीं, या हमारे पत्नी के नाम पर जो रजिस्ट्री हुआ है वो कैंसिल होगा या नहीं? अंकेश यादव जी, अब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकती, चूँकि जिसने ज़मीन खरीदा वह उनका निजी कमाई था और आपके पत्नी के नाम पर वो रजिस्ट्री की। लेकिन आपको ये बताना होगा कि वो कमाई कहाँ से आई जो आपकी पत्नी ने उस ज़मीन को खरीदी। अगर आपके पत्नी की वह निजी कमाई थी या गहना गुड़िया बेच करके वो ज़मीन खरीदी थी या आपकी अपनी निजी कमाई थी, तब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर शामिलात परिवार के संपत्ति से आपने वो अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराई, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अब आप समझेंगे कि यह आपकी निजी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है या आपके पत्नी की निजी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है या शामिलात परिवार की संपत्ति से आप कर दें। अगला प्रश्न है विपिन अग्रवाल जी का। विपिन अग्रवाल जी ने अपने प्रश्न में कहा, एक खतियानी रैयत ने रजिस्टर्ड बंटवारा में अपना हिस्सा लिया, तो क्या उसका हिस्सा उसकी निजी कमाई की अर्जित संपत्ति हो सकती है? मुझे उत्तर में कहना है विपिन कुमार जी, जिसे उस खतियानी जमीन में या रैयती जमीन में उन्हें जो हिस्सा मिला है वह उनकी तत्काल निजी संपत्ति है, लेकिन अगर उनको भी कोई वारिसान है, बाल बच्चे हैं, तो वह पुनः पैतृक संपत्ति कही जाएगी और वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा उनके बेटा, उनके बेटी और उनके पत्नी सब लोगों का है। ऐसी परिस्थिति में वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर उनको कोई बाल बच्चा नहीं है और उन्होंने अपना खतियानी ज़मीन से हिस्सा बांट कर अलग कर लिया, तो वो उनकी निजी संपत्ति कही जाएगी, वो उसे बेच सकते हैं या दान कर सकते हैं। अब हमारे एक अलग दोस्त हैं, हमारा प्यारा भारत, इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है, मेरे गोतिया ने जो मेरा हिस्सा था सड़क साइड का ज़मीन, उस सब ज़मीन को बेच दिया और अब मुझे कहता है कि खेत में हम तुम्हें हिस्सा देंगे, क्या यह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? हमारा प्यारा भारत साहब, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर अगर आप बंटवारा कर चुके हैं, बंटवारा का कागजात आपके पास है, तो आपके भाई को वो आपके हिस्से की ज़मीन बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय में जब आप सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे, तो वहाँ पर आपके हिस्से की जो ज़मीन आपके भाई साहब ने बेच दी है, जो सड़क साइड है, वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और आपको पुनः वह सड़क साइड का ज़मीन वापस मिल जाएगा। इसके लिए आपको उसके बदले में खेत में ज़मीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर सीरीज के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्त सगे संबंधियों को भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के साथ भी अगर इस प्रश्नों की तरह कोई समस्या है तो वो भी हमारे उत्तर को देख करके, हमारे उत्तर को सुन करके न्यायालय में जा करके अपना उपाय ढूंढ सके, अपना रिमेडी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।